मॉर्निंग 7th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। हमने रज़िया सुल्ताना के बारे में जान लिया था। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पीरियड फ्रॉम 1214 टू 1266। वहाँ पे नासिरुद्दीन मोहम्मद जो 1246 और 1266 के बीच में था, वो पावरफुल जो नोबल्स थे, मंत्री या सरदार थे, उनके हाथ का पपेट था, ये भी हमने जान लिया है। अब हम देखेंगे गियासुद्दीन बलबन। बलबन वॉज द मोस्ट powerful ruler of the slave dynasty. He had been noble since the rich region of Iltutmish. He was Nasiruddin Muhammad's son-in-law and controlled the administration under the Nasiruddin region. बलबन जो है वो जो हमारा डेनेस्टी है, स्लेव डेनेस्टी, गुलाम घराना, उसका सबसे बेहतरीन जो हम सुल्तान बोल सकते हैं वो थे। इल्तुतमिश के कार्यकाल से ही, इल्तुतमिश जब गद्दी पर थे तभी से बलबन उनकी सेवा में थे। ऑफकोर्स वो गुलाम थे बलबन की। उसके बाद वो नासिरुद्दीन मोहम्मद जो ऊपर हमने देखा है, उसके सन इन लॉ भी थे, ठीक है। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन का काम दिखा है नासिरुद्दीन मोहम्मद के रीजन में। आफ्टर द डेथ ऑफ नासिरुद्दीन मोहम्मद ही बिकेम अ सुल्तान। On becoming the Sultan, Balban crushed the Chalisa and introduced the strict discipline in the court. जैसे ही नासिरुद्दीन मोहम्मद की डेथ हुई, बलबन सुल्तान बने हैं और आते बराबर उन्होंने जो 40 थे, जो इल्तुतमिश ने कवर्ड अप किए थे सिक्योरिटी के लिए, 40 सरदार जिन्होंने बहुत गहरा प्रभाव दिखाया था स्लेव घराने पर, उनको क्रश किया, उनको ख़त्म किया, उनको चुप बैठाया और फिर एक अच्छा डिसिप्लिन अपने दरबार में लेके आए। He also ordered the noble to stop living in luxury. He banned laughing and smiling in royal court and barred nobles from attending parties and drinking wine without the permission of sultan. उनकी जो डिसिप्लिन था उतना स्ट्रिक्ट था कि उन्होंने सरदारों को लग्जरी में रहने से मना कर दिया। मतलब उनको कोई भी सुख सुविधा नहीं मिलेगी। सर दरबार में ज़ोर ज़ोर से हंसना, इवन स्माइलिंग भी करना उन्होंने बंद करवा दिया। उन्होंने नोबल्स का मतलब सरदारों की पार्टीज़ करना, ड्रिंकिंग करना, वाइन, ये सब कुछ बंद करवा दिया। जब तक सुल्तान की परमिशन ना हो वो किसी पार्टी में, जलसे में नहीं जाएंगे, वाइन ड्रिंक नहीं करेंगे। दिस मेजर पुट अ ग्रेट सेंस ऑफ फियर इन नोबल्स, और जिसके वजह से सरदारों में बलबन का डर पैदा हो गया। Special officers were appointed by him to collect the revenue from the peasants, establish direct contact with the masses. उसने कुछ स्पेशल ऑफिसर को तैनात किया जो रेवेन्यू जमा करेंगे, टैक्स जमा करेंगे अलग अलग खेती करने वालों से, और दोनों के बीच में एक लिंक बनेंगे, राजा और गरीब लोगों के बीच में लिंक बनेंगे। He recognized the army, restored the law and order and maintained an efficient spy system. उसने आर्मी को और अच्छे से बनाया उसको, और फिर लॉ एंड ऑर्डर को स्थापित किया जो बिल्कुल नासिरुद्दीन शाह के इसमें नहीं थे। उसके बाद उसने स्पाई सिस्टम मतलब जिसको हम जासूस बोलते हैं, उसकी अच्छी खासी सिस्टम बनाई अपने राज्य में। जहाँ जहाँ उसका राज्य था वहाँ वहाँ पे उसने अपने जासूस रखे। ही क्लियर्ड द जंगल्स अराउंड द दिल्ली एंड सेटल कॉलोनीज ऑफ अफगान सोल्जर टू चेक एनी डिस्टर्बेंस। उसने दिल्ली के आजू बाजू में जो जंगल था उसको क्लियर करवाया। अफगान की वहाँ पे सोल्जर्स की एक कॉलोनी तैयार की दिल्ली के आजू बाजू, ये देखने के लिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं। ही सप्रेस द रिवॉल्ट ऑफ बंगाल एंड बुल्ड फोर्ट टू गार्ड हिज एम्पायर अगेंस्ट द पॉसिबल मंगोल अटैक। उसने बंगाल का रिवोल्ट जो था उसको सप्रेस करवाया, बंद करवाया, और एक किला बांधा मंगोल अटैक से दिल्ली को सुरक्षित रखने के लिए। बलबन died in 1287. His successors were weak rulers, so the slave dynasty came to an end in 1219. बलबन के मरने के बाद 1287 के बाद कोई भी उसका सक्सेसर अच्छा राजा नहीं बन पाया, जिसकी वजह से 1290 में स्लेव डिनेस्टी ख़त्म हो गई एंड न्यू डिनेस्टी दैट इज़ खिलजीज केम टू पावर। और न्यू डिनेस्टी नया घराना
खिलजी घराना दिल्ली के सल्तनत पर आया है। द खिलजी डिनेस्टी। द खिलजी सुल्तान्स रूल्ड फॉर 3 decades आफ्टर ओवरथ्रोइंग द लास्ट सुल्तान ऑफ स्लेव डिनेस्टी। 3 decades मतलब कितने साल हो गए? 1290 से 1320, कितने साल हो गए गिनो। ठीक है, तो खिलजी डिनेस्टी ने 3 decades तक राज किया है स्लेव डिनेस्टी के लास्ट सुल्तान को ओवरथ्रो करने के बाद। उसमें से सबसे पहले है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 to 1296। Jalaluddin Khilji was the first ruler of this dynasty. He adopted the soft policy toward Mongols and married off one of his daughters to the Mongol leader Ulugh Khan. He was succeeded by his nephew Ali Gurshap, who took the title of Alauddin. अब जलालुद्दीन जो है वो खिलजी डिनेस्टी का पहला राजा था। ओके, पद्मावत फिल्म किसने देखी है? उसमें जलालुद्दीन खिलजी दिखाया गया है। अगर याद आता है तो सोचो, वो पहला राजा था, पहला सुल्तान था। ठीक है, तो उसने क्या किया? सॉफ्ट पॉलिसी रखी मंगोल की तरफ, उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया मंगोल की तरफ। उसने अपनी एक जो उसकी डॉटर थी उसकी मैरिज मंगोल लीडर उलुग खान से करवाया। ठीक है, उलुग खान का जो मंगोल लीडर था उसके साथ उसने अपने डॉटर की शादी करवाई। मतलब लड़ाई नहीं करना, अच्छे से संबंध प्रस्थापित करना। उसके बाद उसका जो नेफ्यू था, मतलब भाई का लड़का अली गुरशेप, उसने गद्दी संभाली है, जिसने खुद को अलाउद्दीन कहा है। गद्दी संभालने के बाद उसने अपने आप को नाम दिया अलाउद्दीन। अभी पद्मावत ध्यान में आ रही है सबके, है ना? अलाउद्दीन खिलजी, ही वॉज द ब्रिलियंट जनरल एंड जस्ट एंड एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर। वो एक ब्रिलियंट जनरल मतलब आर्मीज था और एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था। एक्सपांशन। He consecrated the included annexation of Gujarat in 1299, Malwa in 1305, Ranthambore in 1311, and the forts of Chittor and Jalore in 1303. Then he sent his huge army toward the Deccan under his trusted general Malik Kafur. Malik Kafur को भी हमने देखा है। He defeated the Yadavas, Kaikatiyas, Hosailas and Pandyas. Alauddin was the first sultan of Delhi to cross the Vindhya mountains. जैसे ही अलाउद्दीन गद्दी पे आया है उसने अपने राज्य का विस्तार किया है। 1299 में मालवा लिया, 1305 में रणथंबोर लिया। ठीक है, नहीं, गुजरात लिया 1299 में, मालवा लिया 1305 में, रणथंबोर लिया 1301 में, चित्तौर और जालोर लिया 1303 में। उसके बाद उसने एक बहुत बड़ी आर्मी डेक्कन मतलब महाराष्ट्र की तरफ भेजी है नीचे, मलिक कफूर के साथ, जो उसका बहुत अच्छा सरदार था। और उसने यादवाज मतलब औरंगाबाद, ठीक है, उसको डिफीट किया। उसके बाद कैकाटियाज, होसाइलास, पांडाज, उसको भी डिफीट किया। अलाउद्दीन ऐसा पहला सुल्तान था जिसने विंध्य पर्वत को लांघा है, मतलब जो साउथ की तरफ आया है। He allowed the defeated rulers to continue the rulers, but they had to pay tribute to him and acknowledge the supremacy. हारे हुए राजा को उसने अलाउड किया कि वो अपने ही राज्य में राज करे, ठीक है, लेकिन उसको सुप्रीम करके मान्यता दे, मतलब उसको टैक्स दे अलाउद्दीन को, उसको महाराजा सुल्तान करके मान्यता दे और अपने देश में राज करे, अपने राज्य में राज करे। Economic reform. Alauddin Khilji ordered the measurement of all land under cultivation. This land was divided into different categories according to its fertility and the land tax was fixed accordingly. Alauddin Khilji ने बहुत से अच्छे काम किए हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म मतलब आर्थिक दृष्टया उसने क्या किया, उसने जितनी भी लैंड है कल्टीवेशन की, जिस पर खेती होती है, उसको गिनवाया, फिर उसको अलग अलग लैंड को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया। कौन सी लैंड में ज़्यादा खेती होती है, कौन से लैंड में कुछ भी नहीं होती है, इस हिसाब से।
और फर्टिलिटी, जैसे जिस लैंड की फर्टिलिटी है, मतलब बंजर ज़मीन पे अगर कुछ भी नहीं उगेगा तो टैक्स कैसे देगा इंसान, इस तरह से फर्टिलिटी देखकर उसने टैक्स लगाया है, जो बहुत अच्छी बात है। ही रेज द टैक्स ऑन द वेल्दी पीपल ऑफ द दोआब, उसने जो लोग अमीर थे बहुत ज़्यादा, उन पर ज़्यादा टैक्स लगाया। He kept a strict check on the nobles and did not allow them to collect additional tax from the peasants. उसने अपने सरदारों पर कड़ी नज़र रखी और सरदारों को एडिशनल टैक्स, अलग से टैक्स किसी भी गरीब लोगों से लेने से मना कर दिया। He also regulated the prices of commodities and no one was allowed to sell goods above the fixed price. उसने सभी ज़रूरत की चीज़ों के सही दाम लगाए और सभी व्यापारियों को कहा कि कोई भी दाम बढ़ा के अपना सामान नहीं बेचेगा। वेट्स एंड मेजर्स वेयर स्टैंडर्डाइज्ड एंड चीटिंग वाज सेवरली पनिश्ड। उसने जो वेट्स है, वज़न है, उसको स्टैंडर्डाइज्ड करवाया, माप सही रखना है और अगर कोई ऐसा नहीं करता तो उसको पनिश किया जाएगा। सरप्लस ग्रेन वेयर स्टोर्ड इन ग्रेनरीज टू मीट क्राइसिस लाइक फ्लड्स एंड फेमिन्स। और जो भी ज़्यादा का गेहूँ अनाज होता था उसको उसने गोडाउन में रखवाया अच्छे से, ताकि अगर कहीं फेमिन होता है, कहीं फ्लड आता है तो वो चीज़ें काम में आए। मिलिट्री रिफॉर्म्स। अलाउद्दीन खिलजी केप्ट अ परमानेंट वेल इक्विप्ड स्टैंडिंग आर्मी। ही पेड हिज सोल्जर इन कैश। अलाउद्दीन खिलजी ने अच्छे से परमानेंट और वेल इक्विप्ड आर्मी को रखा था, ठीक है, वो अपने सोल्जर को कैश पेमेंट देता था। He gave them branded dag horses to prevent their substitution with inferior quality horses. उसने अपने सोल्जर्स को ब्रांडेड हॉर्सेस दिए थे, ठीक है, ताकि उसका सब्स्टिट्यूशन, मतलब युद्ध के वक्त वो लोग ऐसे वैसे घोड़े यूज़ के हार ना जाए। He detailed description of each soldier was kept with the Sultan. A detailed description of each soldier was kept with the Sultan. उसने हर सोल्जर की डिटेल इंफॉर्मेशन अपने पास रखी थी। Though for the short period Alauddin Khilji ruled over the empire as large as the Ashoka the Great. यह सब चीज़ें उसने अपने राज्य में की है जो अच्छी है, ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए सुल्तान रहा है, लेकिन उसने अशोका द ग्रेट जितना राज्य उनके पास था उतना ही राज्य अलाउद्दीन खिलजी के पास भी था, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत के स्टडी। द दिल्ली सल्तनत was restricted to the fortified garrisons towns in the early 13th century because controlling such towns in distant Bengal and Sindh of Delhi was quite difficult. Mongol invasion from Afghanistan and rebellion of the noble troubled the Sultan, and they were mostly involved in this matter rather than expansion of the empire. Expansion of Delhi Sultanate occurred mainly during the reign of Ghiyazuddin Balban, Alauddin Khilji and Muhammad bin Tughlaq. The first expansion of internal frontier was carried out along the Ganga Yamuna Doab by clearing the forest and giving that land to the peasant for cultivation. New fortresses and towns were established to protect the trade route. The second expansion was carried out the external frontier when military campaigns into the southern India started during the reign of Alauddin Khilji and ended in Muhammad bin Tughlaq. The Delhi Sultanate had expanded considerably by the end of Muhammad bin Tughlaq region, and the army of the Delhi Sultanate marched across the large part of subcontinent. इसमें यह दिया गया है कि दिल्ली जो थी उसको बढ़ाया कैसे। सबसे पहले गियाजुद्दीन बलबन ने बढ़ाया, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने बढ़ाया, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने बढ़ाया। सबसे पहले बढ़ाया था किसके लिए? गंगा यमुना दोआब का जो पार्ट है वहाँ की जंगल साफ किए गए, और वो जो जंगल है वो खेती करने वाले लोगों को बांट दिए गए खेती करने के लिए। उसके बाद सेकंड एक्सपेंशन, मतलब सेकंड बार दिल्ली कब बढ़ी? जब मिलिट्री कैंपेन लगाया गया ड्यूरिंग अलाउद्दीन खिलजीज रीजन। तीसरी बार मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको बढ़ाया है। इस तरह से दिल्ली सल्तनत धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। अब यहाँ पे हमने
देखा था अलाउद्दीन। खिलजी डायनेस्टी में दो ही लोग देखने लायक थे, या दो ही लोग काबिल थे जिसके बारे में पढ़ा जाए। एक है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अब हम जाते हैं तुगलक डायनेस्टी की ओर। जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी ये तो खिलजी डायनेस्टी ओवरकम हो गई, उसके बाद तुगलक डायनेस्टी सल्तनत पर आ गई थी दिल्ली के। आफ्टर द डेथ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, द खिलजी डायनेस्टी कुड नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग। Ghiyasuddin Tughlaq organized the revolt and ascended the throne by the killing the last ruler of खिलजी डायनेस्टी। जैसे ही अलाउद्दीन की डेथ हुई है, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की जो राज्य था, जो किंगडम था, एम्पायर, वो धीरे धीरे ख़त्म होने को लगा। और इसी का फ़ायदा उठा के गियाजुद्दीन तुगलक ने बंड रिवॉल्ट किया और फिर दिल्ली की गद्दी उसने अपनी तरफ ले ली। ठीक है, खुसरो मलिक 1320 में, जो राष्ट्र का खिलजी डायनेस्टी का ये था सुल्तान, उसका नाम था खुसरो मलिक इन 1320। ठीक है, द डायनेस्टी रूल फॉर ऑलमोस्ट अ सेंचुरी। ये जो तुगलक डायनेस्टी है, इसने 100 साल तक राज किया है। सेंचुरी मतलब 100 साल। गियाजुद्दीन तुगलक, सबसे पहले गियाजुद्दीन तुगलक was the founder of the Tughlaq dynasty. He kept the rebellion in control and strengthened the sultanate. He repelled the Mongol invasion. He was succeeded by his eldest son जऊना खान और मोहम्मद बिन तुगलक। गियाजुद्दीन तुगलक तुगलक घराने का प्रणेता था, उसका फाउंडर था। उसने रिबेलियन मतलब बंड जो थे, जो लोग वाद विवाद करते थे या दंगे करते थे, उनको कंट्रोल किया है। सल्तनत को स्ट्रॉन्ग किया है। मंगोल इन्वेंशन, मंगोल लोग जो यहाँ पे आके गड़बड़ी करते थे इंडिया में, उनको चुप करवाया है। उसके बाद गियाजुद्दीन तुगलक के बाद उसका जो बेटा था जनुआ खान और मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पे आया है। मोहम्मद बिन तुगलक was the most famous king of the Tughlaq dynasty. He succeeded his father Ghiyasuddin Tughlaq in 1325. He get a lot of information about his region from writing the Ibn Battuta and Moroccan traveler who came to India during his region and spent a long time in his court. मोहम्मद बिन तुगलक का नाम तुगलक डायनेस्टी में सबसे ऊपर है। अपने पिता के मौत के बाद उन्होंने गद्दी संभाली है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमको मोहम्मद बिन तुगलक की मिलती है, क्योंकि इन्हीं के कार्यकाल के वक्त इब्न बतूता जो हम एक ट्रैवलर थे, वो आए थे। उन्होंने बहुत सी जानकारी इनके रीजन के बारे में लिख के रखी है। उसके बाद एक मोरक्कन ट्रैवलर थे, जिन्होंने भी इसके बारे में बहुत सी जानकारी लिख के रखी है। बहुत टाइम तक वो मोहम्मद बिन तुगलक के राज दरबार में थे। He was capable administrator and commander beside being a good scholar. He composed verses of Arabic and Persian. He was just ruler and laid stress on merit. He even appointed worthy people of humble origins to the top jobs. यह वो एक कैपेबल एडमिनिस्ट्रेटर था, अच्छा राजा था, अच्छा कमांडर था आर्मी का। गुड स्कॉलर मतलब अच्छा शिक्षक भी था। उसने बहुत सी जो वर्साइस है अरेबिक, वर्सेस मतलब जो हम बोलते हैं ना ओवी, ठीक है, उसको अरेबिक और पर्शियन में जो थे उनको कंपोस्ट किया है। ठीक है, उसने ही वॉज जस्ट अ रूलर एंड लेड अ स्ट्रेस ऑन मेरिट। उन्होंने सिर्फ मेरिट पर ध्यान दिया, जैसी काबिलियत पर ध्यान दिया है। उसने बहुत अच्छे लोगों को, हम्बल लोगों को ऊंचे पॉइंट पर बैठाया, ऊंचे जॉब्स दिए हैं। ठीक है, जैसा जिसकी होशियारी वैसा उसको जॉब मिलता था। दिस डिड नॉट गो डाउन वेल विद द रोबल्स हु टर्न अगेंस्ट हिम। लेकिन ये जो था कि अच्छे लोगों को बड़े जॉब देना, जो होशियार लोग हैं, मेरिट लोग हैं, उनको जॉब देना, ये बाकी के जो सरदार थे उनको खला नहीं, मतलब पटा नहीं। तो उन्होंने वो जो नोबल्स थे, वो जो सरदार थे, वो मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ हो गए। हाउएवर ही कुड नॉट टॉलरेट चीटिंग एंड पनिश द क्लर्पिट्स हार्शली। लेकिन उसके बावजूद भी मोहम्मद तुगलक को चीटिंग पसंद नहीं थी। वो चीटिंग करने वाले को बहुत बुरी तरह से पनिश करता था। मोहम्मद बिन तुगलक इज नोन इन हिस्ट्री एज द कन्फ्यूज्ड जीनियस। ही वॉज मैन हु थॉट अहेड ऑफ द टाइम्स। मोहम्मद तुगलक एक अच्छा स्कॉलर था, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था, लेकिन कंफ्यूज जीनियस था। जिनको जो जीनियस होते हैं ना लोग, वो अपने टाइम से ज़्यादा आगे की सोचते हैं। तो वैसा ही मोहम्मद तुगलक था, वो टाइम से आगे सोचता था।
His plan and intention were good but carried out thoughtlessly which resulted their failure. उसके जो प्लान्स थे या उनके इंटेंशंस जो थे वो बहुत अच्छे थे, लेकिन जब वो कोई अपनी योजना अमल में लाते थे तो थॉटलेसली मतलब सोचे समझे बिना ही अमल में लाया करते थे, और जिसकी वजह से उनको फेल्यूर का सामना करना पड़ता था. हियर आर सम ऑफ हिज आइडियाज़ विच कुड नॉट सक्सीड. और वहाँ पे हमको कुछ ऐसी आइडियाज़ दी है उनकी जो बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं हुई है. थॉटलेस है, वो है अच्छी लेकिन थॉटलेस है, सामने है समय के बहुत. शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल. द फर्स्ट प्रोजेक्ट वॉज द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी. Muhammad bin Tughlaq shifted his capital from Delhi to Devgiri in Aurangabad district of Maharashtra in 1327. He renamed it as a Daulatabad. He felt that since Daulatabad was more centrally located, it would help him to control the Deccan better. अब सबसे पहला उसका निर्णय जो था वो था कैपिटल को शिफ्ट करना. हमने देखा है कि जब से हमने हिस्ट्री पढ़ा है 7th स्टैंडर्ड का, दिल्ली ही हमारी राजधानी रही है, सेंटर पॉइंट रहा. लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक को ऐसे लगता था कि औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो देवगिरी है, अगर आप कभी औरंगाबाद गए हो तो देवगिरी का किला देखना, ठीक है, वहाँ पे अगर उसकी कैपिटल रही तो वो डेक्कन मतलब दक्षिण साइड और नॉर्थ मतलब उत्तर साइड पे ज़्यादा ध्यान दे पाएगा अच्छे से. इसलिए उसने अपनी जो राजधानी थी वो दिल्ली से देवगिरी लाई और उसका नया नाम रख दिया दौलताबाद. ही फेल्ट The entire population of Delhi was instructed to leave the city and settle the Daulatabad. अब इसने एक और कारनामा किया कि इसने जब अपनी कैपिटल शिफ्ट की तो उसको चाहिए था कि थोड़े से लोग लेके जाए, पहले देख ले. उसने क्या किया, सभी दिल्ली के लोगों को बता दिया कि सभी अपना सामान पैक करें, हमको दिल्ली छोड़ के दौलताबाद जाना है. However, he realized that it was impossible to keep a watch on the northern frontiers. From Daulatabad, he ordered to reshift on the capital. All the people who had gone to Daulatabad were asked to move back to Delhi. जब वो दौलताबाद आया, सभी लोग आ गए, तब कुछ देर बाद उसको रियलाइज़ हुआ कि यहाँ से वो बॉर्डर पर, नॉर्दर्न फ्रंटियर पर, उत्तर के बॉर्डर पर ध्यान नहीं दे सकता. फिर उसने किया क्या, उसने फिर से लोगों को बताया कि सामान बांधे और दिल्ली चले. टैक्सेशन इन द दोआब. नेक्स्ट उसका एक पार्ट, इसके मतलब इसका अर्थ क्या है कि ये जो कैपिटल राजधानी को शिफ्ट करने का काम है वो पूरी तरह से असफल रहा है. दूसरा है टैक्सेशन ऑफ दोआब. इन ऑर्डर टू गेट अ मोर मनी टू मीट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ही इंक्रीज द लैंड रेवेन्यू इन दोआब, बट हीज टाइमिंग वॉज इनकरेक्ट एज दोआब वॉज फेसिंग अ सेवरल फेमिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड. Peasants revolted and abandoned their land. The discontentment among the people forced the Sultan to withdraw his order. अब इसने क्या किया, अपने जो लोन टैक्सेशन है, दोआब मतलब गंगा यमुना के बीच का पार्ट, वहाँ पे इसने टैक्सेशन बढ़ा दिया, ठीक है. लेकिन टैक्सेशन बढ़ाने का उसका टाइम बहुत ज़्यादा गलत था, क्योंकि जिस वक्त मोहम्मद बिन तुगलक ने टैक्सेशन बढ़ाया है दोआब का, उस वक्त दोआब में बहुत ज़्यादा सूखा फेमिन गिरा था, लोगों के पास पैसा ही नहीं था, लोगों देंगे कैसे. जब ये बात लोगों को पता चली वहाँ के, तो उन्होंने वहाँ पे फिर दंगे, रिवॉल्ट करना चालू किया, बंड उठाओ, ठीक है. और इतना ज़्यादा फोर्स किया मोहम्मद बिन तुगलक को कि उसको अपना निर्णय चेंज करना पड़ा. एक्सपेंडिशन. In 1337-38, Muhammad bin Tughlaq undertook the expedition to Tibet and Central Asia. It was another disaster as the army suffered heavy casualties. He collected a large army and spent a lot of money on weapons and other war supplies. However, the expedition was given up because the difficulties the army would face an alien land. The recruited soldiers were disbanded. अब 1337 और 38 में मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा कि हम तिब्बत और सेंट्रल एशिया पर जाएंगे. इसके लिए उसने क्या किया, आर्मी को बहुत ज़्यादा बढ़ाया, ठीक है. उसके बाद आर्मी पहले से ही बहुत ज़्यादा हेवी कैजुअलिटीज़ में थी,
बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ़ हो रही थी आर्मी को लोगों को, वहीं पे उसने वहाँ पर आर्मी को ऑर्डर दिया कि तिब्बत और सेंट्रल एशिया जाना है। उसके लिए उसने अपनी आर्मी भी बढ़ाई, बहुत सारा पैसा खर्च करके आर्मी के लिए उसने अच्छे वेपन्स भी बनाए, ठीक है। लेकिन फिर भी ये जो उसका सपना है ये अधूरा रह गया, क्योंकि उसकी जो आर्मी थी वो एलियन लैंड पे नहीं रह पाई, ठीक है। उनको तिब्बत की और सेंट्रल एशिया की आदत नहीं थी, इसलिए ये भी उसका जो एक प्रयत्न था वो असफल रह गया है। अब है टोकन करेंसी। इन द ईयर ऑफ 1330 मोहम्मद बिन तुगलक इंट्रोड्यूस अ टोकन करेंसी। सिंस देयर वॉज अ शॉर्टेज ऑफ सिल्वर कॉइन्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, द सुल्तान डिसाइडेड टू इशू द कॉइन्स ऑफ ब्रास एंड कॉपर फॉर डेली ट्रांजैक्शन। 1330 में मोहम्मद बिन तुगलक ने करेंसी चेंज करवाई है। सिल्वर कॉइन की कमी हो जाने की वजह से सुल्तान ने डिसाइड किया कि वो ब्रांस और कॉपर के कॉइन्स लाएगा डेली ट्रांजैक्शन के लिए, डेली रूटीन का खर्चा पानी करने के लिए। दीज कॉइन्स हैड अ सेम वैल्यू एज दोज ऑफ प्योर सिल्वर एंड कुड बी एक्सचेंज फॉर सिल्वर कॉइन्स एट एनी टाइम फ्रॉम द रॉयल ट्रेजरी, बट ही फेल्ड टू चेक एन इलीगल माइंटिंग of coins. As the bronze and copper were cheaper than silver and easily available, people bought them in bulk and minted coins which had a simple design. Soon the kingdom was flooded with the fake coins. अब इसने इसलिए किया था क्योंकि सिल्वर कॉइन की कमी हो गई थी। इसने क्या किया, ब्रॉन्ज और कॉपर के कॉइन्स बनाए और लोगों को बोला कि इसकी जो कीमत है वो प्योर सिल्वर और गोल्ड कॉइन के जितनी ही है। आप जब चाहे गवर्नमेंट मतलब उसके ट्रेजरी से ये कॉइन्स एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब कोई अगर 5 कॉपर के कॉइन लेके उनके पास ट्रेजर के पास गया तो वो 5 कॉपर के कॉइन लेगा और 5 गोल्डन के कॉइन आपको देगा, तो ये तो फ़ायदा ही हुआ। तो लोगों को पता था कि कॉपर और ब्रांस सस्ता है, तो उन्होंने क्या किया, कॉपर और ब्रांस मेटल में लिया, फिर उसके फेक कॉइन बनाए। फेक कॉइन मतलब झूठे कॉइन बनाए और फिर उसको चलाया। ऐसा करते करते मार्केट में बहुत से फेक कॉइन आ गए, ठीक है। वो कॉइन्स रिप्लेस करके लोग सिल्वर के और गोल्ड के कॉइन लेने लगे। तो सरकार के पास मतलब ट्रेजरर के पास ज़्यादा कॉइन रहे नहीं गोल्डन के और सिल्वर के, लोगों ने अपने तरफ ले लिए थे और फिर उसको दबा के फिर से कॉपर के कॉइन ही वो लोग खर्च करते थे, क्योंकि वो भी चलते थे। इस तरह से क्या हुआ, पूरा देश का राज्य का ट्रेजरर खाली हो गया। मनी लॉट्स of soon the kingdom was flooded with fake coins. Money lost his values और पैसे की वैल्यू लॉस्ट हो गई। ट्रेड सफर्ड एज द फॉरेन मर्चेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस कॉइन्स। अब जो बाहर से मर्चेंट्स आते थे वो ये कॉपर और ब्रांस के कॉइन लेते नहीं थे, उनको सिल्वर और गोल्ड ही चाहिए थे। द रॉयल ट्रेजरी वॉज सून एम्प्टी और इस तरह से रॉयल ट्रेजरी राज खजाना पूरी तरह से एम्प्टी हो गया। द सुल्तान हैड टू विड्रॉ द टोकन करेंसी और इस तरह से सुल्तान को ब्रांज और कॉपर के कॉइन्स की ये जो सिस्टम है ये पीछे लेने पड़ी। ड्यू टू दिस फेल्ड एक्सपेरिमेंट ही लॉस्ट द सपोर्ट ऑफ हिज नोबल, द उलेमा एंड द पीपल ऑफ हिज एम्पायर। इस फेल्ड एक्सपेरिमेंट की वजह से उसको किसी का सपोर्ट नहीं मिला, ना अपने सरदारों का मिला, उलेमा मतलब ना उनके धर्मगुरु का मिला और ना लोगों का, उसके एम्पायर के लोगों का मिला। Revolts broke out Bengal, Warangal, Gujarat and other places. During the period, 2 region kingdoms, Vijayanagar and Bahamani, came up in the southern India and the Deccan respectively. और फिर रिवॉल्ट होने लगे जगह जगह पे। इसी वक्त विजयनगर का एक किंगडम बना और बहामनी एक किंगडम बना है साउथ में, ठीक है। अब हम जाएंगे फिरोज शाह तुगलक की ओर। Muhammad bin Tughlaq died in 1351. He was succeeded by his cousin Firoz Shah Tughlaq. He learned many lessons from his cousin's rule. He had inherited the empty treasury and hostile nobles. To win support of the noble and ulema, he tried to win them over by giving them biggest iqtas and made them hereditary. He also ruled according to the Islamic law and imposed the jizya, a special tax to be paid by the non-Muslims. All these made the nobles and ulema very powerful and they started influencing the sultan. मोहम्मद तुगलक के बाद
1351 में मोहम्मद तुगलक की डेथ हो गई। उसके बाद उसका जो कज़न है, उसका भाई, ठीक है, कज़न, वो गादी पे आया है, फ़िरोज़ शाह तुगलक। आते ही फ़िरोज़ शाह तुगलक समझ गया था कि जो चीज़ें मेरे कज़न ने गलत की है मोहम्मद बिन तुगलक ने, वो मुझे नहीं करनी। इसके लिए उसने क्या किया, पहले तो एम्प्टी ट्रेजरी को भरना चालू किया। उसके बाद जो उसके खिलाफ थे नोबल्स और उलेमात, मोहम्मद तुगलक की वजह से उनको अपने साइड में मिलाने के लिए उन्हें नोबल्स को बड़ी बड़ी ज़मींदारी दी। उसको वो हेरिडिटरी, मतलब उसी के घराने में रहेगी, ऐसा घोषित कर दिया। उलेमा को भी वैसे ही किया, ठीक है, उसको इक्ताज़ बोलते हैं। उसके बाद उसने अपना जो राज था वो इस्लामिक लॉज के हिसाब से चलाया। उसने जजिया कर, मतलब जो नॉन मुस्लिम्स है वो अगर यात्रा पे जा रहे हैं तो उनको जिजिया कर देना पड़ता था, वो लागू किया, ठीक है। उससे क्या हुआ, ये जो स्पेशल टैक्स थे या नोबेल्स को और उलेमास को जो एक्स्ट्रा पावर मिला था, उसकी वजह से वो और पावरफुल हो गए, नोबेल्स और उलेमास, और वो सुल्तान को ही फिर इन्फ्लुएंस करने लगे। फ़िरोज़ रिफॉर्म्स, he is known today more and understanding mosques and forts he built and welfare work he did for his people rather than his courtiers. He built many tanks, canals and wells for irrigation. He built new hospitals and rest house. He undid the unjust law. He set up many educational institutions and got several Sanskrit texts translated into the Persian and Arabic. फिरोज एक अच्छा राजा था। उसने बहुत से मॉस्क्यूज और फोर्ट्स तैयार किए। अपने से ज़्यादा उसने लोगों का ध्यान रखा है। टैंक्स, कैनल्स और वेल्स तैयार किए ताकि खेती को पानी मिल सके। उसके बाद अच्छे हॉस्पिटल्स तैयार किए, रेस्ट हाउस तैयार किए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन तैयार किए। बहुत से संस्कृत जो टेक्स्ट है उनको उसने अरबिक और पर्शियन में ट्रांसलेट किया। ही फाउंडेड सेवरल न्यू टाउन्स लाइक हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फरोजाबाद. He also abolished many taxes, wrote off many loans and reduced the rate of land revenue. इसने अलग अलग शहर भी बसाए हैं जिसके नाम यहाँ पे दिए हैं। उसने बहुत से टैक्सेस भी कम किए हैं, ठीक है, लोन भी बांटे हैं और रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू को कम भी किया है। His successor were incompetent. After his death in 1888, his descendants fought against each other. The empire started disintegrating. Only Delhi and the surrounding area remained under the control of the Tughlaqs. उसके मरने के बाद कोई भी उसका जो सक्सेसर था वो अच्छा नहीं था। सभी उसके जो बेटे थे या उसके घराने के लोग थे वो एक दूसरे से लड़ने लगे गद्दी के लिए। हुआ ये कि एम्पायर अलग अलग टुकड़ों में बंटने लगा और लास्टली तुगलक्स के हाथ में सिर्फ दिल्ली और उसके आजू बाजू का प्रदेश ही रहा है।